आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए शिवसेना बीजेपी के दरमियान रस्साकशी जारी है, लेकिन बीजेपी ने हुकूमत साजी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक हलफबरदारी के लिए जगह का भी तयन कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वांकड़े स्टेडियम में बीजेपी ने हलफबरदारी के लिए 5 नवंबर की तारीख का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ये साफ कर दिया है कि अगर 7 नवंबर तक हुकूमत तश्कील नहीं दी जाती है तो वो मरकज से सदराज के निफाज के लिए सिफारिश करेगी। शिवसेना लीडर संजय रावत ने सदराज नाफिज करने की धमकी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम धमकी देने वालों को माफ नहीं करेंगे। अगर किसी राज्य में सरकार बनाने को विलंब होता है, बहुत से कारण होते हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है, अभी तो 8 दिन भी नहीं हुए हैं, तो 8 दिन के अंदर ही अगर सत्ताधारी पार्टी के एक मंत्री महोदय अगर कहते हैं कि सरकार नहीं बनी, सरकार नहीं बनाई जाएगी, तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। क्या ये धमकी है? इस प्रकार की धमकियां राष्ट्रपति शासन की देकर सत्ता में आने की अगर कोई कोशिश करता है तो महाराष्ट्र की जनता, मराठी मानुस ये धमकी को कोई महत्व नहीं देगा। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में जो है सियासत लगातार जो इलेक्शन के बाद से है और भी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में अब शिवसेना जो है एनसीपी लीडरान से भी मुलाकात कर रही है, वहीं कांग्रेस से भी मुलाकात हो रही है। कांग्रेस ने मीटिंग भी की है कि क्या शिवसेना को हिमायत करनी चाहिए बाहर से या किस तरह से ये पूरा मामला जो है आगे जा सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर के क्या कहा जा रहा है, कब तक तश्कील हो सकती है हुकूमत? देखिए, महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है सभी पार्टियों में, खास करके बीजेपी और शिवसेना के बीच में जिस तरह से खींचातानी शुरू है, इसे देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सरकार में सब कुछ बेहतर बताने वाले हमेशा 5 साल में बेहतर नहीं रहा, रिश्ते उनके बेहतर नहीं रहे। जिस तरह शिवसेना अपनी मांगों पे अड़ी हुई है, वो जानती है कि बिना शिवसेना के समर्थन के बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, तो वहीं बीजेपी भी जानती है कि 105 सीटों के बल पर 145 का जो जादुई आंकड़ा यानी 40 सीटों से पीछे है, तो बिना शिवसेना के भी वो सरकार में नहीं जा सकती है। जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना के बीच में दुनिया साफ तौर पे दिखाई दे रही है, खास करके मुख्यमंत्री पद को लेकर 50-50 के फॉर्मूले पे अभी शिवसेना कायम है, और जिस तरह दोनों के बीचों में जो बयानबाजी चल रही है उसे लेकर भी नाराजगी है। सीएम एक तरफ कह देते हैं देवेंद्र फडणवीस की 50-50 के फॉर्मूले पे कोई चर्चा नहीं है, मुख्यमंत्री पद को तो लेकर खास करके कोई वादा नहीं किया गया। ऐसे वक्त में जब शिवसेना का कहना है कि महायुति के गठबंधन में वो चुनाव में साथ में उतरे थे, एक विचारधारा के साथ लड़े थे, और जब जनता ने उन्हें बहुमत दिया है गठबंधन में सरकार बनाने का, तो उनका भी हक है। और लगातार जो शिवसेना के बड़े नेता है वो मुलाकात कर रहे हैं, खास करके संजय राउत, उन्होंने एक दिन पहले 2 से 3 बार शरद पवार से मुलाकात कर चुकी है, कई कांग्रेस नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है, तो कांग्रेस के खेमे से भी अब आवाज उठने लगी है। कुछ ऐसे लीडर्स हैं वो जो चाहते हैं कि अगर वो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, शिवसेना को समर्थन देने में किसी भी तरह की कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। हुसैन दलवाई जो सांसद भी है वो काफी सीनियर लीडर माने जाते हैं, महाराष्ट्र में माइनॉरिटी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है, खत लिखा है, जिसमें सोनिया गांधी को इस बात का इन्फॉर्म कराया है कि अगर हम शिवसेना के साथ जाते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। शिवसेना बीजेपी से थोड़ी हटके पार्टी है और आरएसएस के एजेंडे पे नहीं चलती है। जिस तरह से कई बार शिवसेना ने भी अपना नरम रुख रखा है, खास करके कांग्रेस के लिए। जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उस दौरान प्रतिभा पाटिल की बात की जाए या प्रणब मुखर्जी की बात करें, उन्होंने अपना समर्थन दिया है, तो कई बार शिवसेना ने भी समर्थन दिया। तो अब महाराष्ट्र में अगर शिवसेना को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन लगता है तो कांग्रेस को देना चाहिए। एनसीपी के शरद पवार ने भले ये कह दिया कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का एक मत दिया है, तो उसी के आधार पर वो विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन उनके खेमे से भी कई जगह से आवाज उठ रही है कि एनसीपी और सेना और कांग्रेस को मिलकर अपनी सरकार बनानी चाहिए। और जिस तरह से संजय राउत लगातार कांग्रेस से एनसीपी के टच में है, तो प्रेशर बीजेपी पर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। 5 तारीख को ये माना जा रहा है कि बीजेपी के जो नेतागण हैं वो शपथ विधि में आ सकते हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ ले सकते हैं। इसके लिए वानखेड़े स्टेडियम को बुक किया जा सकता है या फिर राजभवन।
पहले दौर में कुछ ही मंत्री गिने चुने, उनके जो 5 से 6 मंत्री होंगे, खास मंत्री, वो शपथ लेंगे और इसके बाद जिससे 2014 में भी इसी तरह की जो सीनरी थी दिखाई दे रही थी, इसी तरह दृश्य नजर आ रहा था। 14 में भी शिवसेना विपक्ष में बैठी थी और एक अधिवेशन उन्होंने विपक्ष के तौर पर भी बीजेपी के खिलाफ किया था, इसके बाद वो सत्ता में आए। तो हो सकता है इस तरह की भी बात करने के लिए उन्हें वक्त मिल जाएगा बीजेपी को शिवसेना से कि वक्त है। लेकिन सबसे अहम बात है, उस वक्त उनके 122 सीटें थी, इस वक्त 105 सीटें। निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के बाद भी उनके पास 110 से 112 सीटें हो रही है, जो काफी कम है सत्ता में। अगर शिवसेना बीजेपी सत्ता का दावा भी करती है तो फ्लोर टेस्टिंग में कहीं ना कहीं वो विफल हो जाएगी, ये जानती है शिवसेना बहुत ही अच्छे तरीके से। और ऐसी गलतियां नहीं लगता है कि बीजेपी भी करेगी। उनके नेताओं का अभी भी दावा है कि शिवसेना को किसी भी तरह से मना लिया जाएगा और एक साथ शपथ विधि में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, 3 तारीख को खुद उद्धव ठाकरे औरंगाबाद के दौरे पे जा रहे हैं, जहां पे मौसम की मार झेल रहे कई किसानों की जो हालत काफी खराब नजर आ रही, कई फसल है जो बर्बाद हो गए हैं। तो प्रेशर कहीं ना कहीं यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही। आज दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे के करीब मुख्यमंत्री ने एक उप समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में किसानों को लेकर खास करके चर्चा होगी, जहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। तो दोनों तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। शरद पवार नासिक के दौरे पे है किसानों के मुद्दे को लेकर, तो पूरा माहौल यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सत्ता को लेकर अब तक दोनों के बीच में किस तरह से निर्णय होगा देखने वाली बात ही। उद्धव ठाकरे का भी कहना था जो आखिरी फैसला होगा वो अमित शाह से चर्चा करने के बाद की जाएगी। जिस तरह से उन्होंने वादा किया था 50-50 का, उसी के आधार पर सत्ता बनाई जाएगी। बिल्कुल वसीम, और बीजेपी को शिवसेना का साथ जो है जरूरी है एक बैलेंस्ड क्रेडिबल हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन ऐसे में जिस तरह से बीजेपी हलबर्दारी की तकरीब का भी जो है तैयारियां कर रही है, तो ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है या फिर मरकज में होने का दबाव दिखा रही है? देखिए, बीजेपी ये जानती है कि शिवसेना अगर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता में जाती है तो ये सरकार काफी दिन तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 56 सीटें हैं और 6 विधायकों का उन्हें समर्थन मिला है निर्दलीय, तो उनकी सीटें बढ़कर 62 हो चुकी है। और कांग्रेस एनसीपी के साथ समर्थन में उनकी बहुमत जरूर हो जाएगी, लेकिन ये सरकार कितने दिन चलेगी ये देखने वाली बात है। ये बेहतर तरीके से बीजेपी जानती है। 2014 में भी इसी तरह के जो दृश्य सामने आए थे, उस दौरान भी शिवसेना इसी तरह से नाराज थी। उस वक्त दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, ये बात सही थी। इस बार उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, जिसकी वजह से वो चाहते, उनकी जो सहयोगी पार्टी है खास करके बीजेपी और शिवसेना की, आरपीआई की बात करें, रसप की बात करें, शिव संग्राम की बात करें, ये जितनी भी पार्टियां हैं ये भी चाहती है कि ये पूरे मसले को हल किया जाए। और शिवसेना को कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम की पोस्ट लेनी चाहिए, सीएम की पोस्ट के लिए जिद नहीं करना चाहिए। और 8 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में सरकार बनाना काफी अहम है। अगर जो सरकार की मियाद है वो खत्म हो जाती है तो महाराष्ट्र में वैसे भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है। तो हो सकता है 5 या 6 तारीख, खास करके उम्मीद जताई जा रही 5 तारीख को ही बीजेपी सरकार की तरफ से कुछ मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोनों ही खेमे से जोर जबरदस्ती एक प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है एक दूसरे पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय उनके हाथ लग सके। 2014 में जो मंत्रालय दिए गए थे, 12 मंत्रालय दिए गए थे शिवसेना को, जो जिससे वो काफी नाराज थे। तो उनका ये कहना था कि जो बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे, तो हो सकता है कि 4 ऐसे बड़े मंत्रालय हैं जो शिवसेना को दिया जाए, देने की बात की, जिसमें 2 मंत्रालय शिवसेना को दिया जा सकता है, जिसमें राजस्व है, वित्त मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय। शिवसेना लगातार गृह मंत्रालय की मांग करती रही है, तो एक मंत्रालय बीजेपी देने के लिए तैयार है। एक फार्मूला ये भी तय किया जा रहा है। दोनों तरफ से चर्चाओं का दौर शुरू है, लेकिन बयानबाजी भी शुरू है। और जिस तरह से आपसी रिश्ते खराब हो रहे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ नया समीकरण अगर देखने मिले तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया वसीम तमाम तफसीलात के लिए।